जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है नेहा सिंह और टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा जवाहर बुर्ज राज्य के किस जिले में स्थित है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर। देखिए जवाहर बुर्ज की अगर हम बात करते हैं, जवाहर बुर्ज ये कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। और ये भरतपुर में, जैसा कि आपको पता होगा, भरतपुर का बहुत ही फेमस फोर्ट है लोहागढ़ फोर्ट, लोहागढ़ किला, जिसको अभेद्य किले के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर ये जवाहर बुर्ज जो है वो बनी हुई है। और जो लोहागढ़ फोर्ट है उसको किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था। और इस लोहागढ़ फोर्ट में टोटल 8 बुर्ज हैं, जिनमें से जवाहर बुर्ज एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के साथ में। देखिए जो हमारे राजस्थान का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और गुजरात का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के मांडवा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां से लेकर गुजरात के साबरकंठा जिले की सीमा जहां तक लगती है, साबरकंठा जिले की सीमा तक, तो वहां तक का जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। उस पर राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट का जो है सीमा विवाद चल रहा है। अगर हम और इसकी अगर हम बात करें कि किस बात का विवाद है, तो देखिए ये जो टोटल जो जमीन का एरिया है, यहाँ पर खेती को लेकर विवाद है कि इस एरिया पर कौन से राज्य के जो नागरिक हैं वो खेती कर सकते हैं। गुजरात के साथ अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की बाउंड्री कौन कौन से जो जिले हैं हमारे, वो राजस्थान की बाउंड्री लगाते हैं गुजरात के साथ में, तो देखिए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, इनमें से सबसे ज्यादा गुजरात की सीमा लगती है उदयपुर के साथ में, मैक्सिमम सीमा उदयपुर के साथ में, और मिनिमम सीमा लगती है बाड़मेर के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर में प्रतिदिन कितनी राशि की वृद्धि करके प्रस्ताव को 1 फरवरी 2022 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। देखिए हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 1 फरवरी 2022 को जो न्यूनतम मजदूरी दर है उनमें 7 रुपए की वृद्धि कर दी है। इसका मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ कि देखिए जो अकुशल श्रमिक होते थे पहले, जो अकुशल श्रमिक होते थे, उनको पहले मिलता था 252 रुपए, लेकिन अब 1 फरवरी 2022 के बाद उनको मिलेगा 259 रुपए। ठीक है। और जो सेमी स्किल्ड मतलब जो अर्ध कुशल जो श्रमिक थे, उनको पहले मिलता था 264 रुपए, और अब 7 रुपए बढ़ने के बाद उनको मिलेगा 271 रुपए। इसी तरह अगर हम स्किल्ड की बात करें, जो कुशल श्रमिक है, उनको पहले मिलता था 276 रुपए और अब उनको मिलेगा 283 रुपए। और जो अगर हम बात करते हैं इससे आगे, जो हाईली स्किल्ड मतलब जो अच्छे खासे स्किल्ड हैं, उनको पहले मिलता था 326 रुपए प्रतिदिन और अब इनको मिलेगा 333 रुपए प्रतिदिन। तो ये जो दर है, ये 7 रुपए बढ़ाने के बाद की दरें हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की राज्य स्तरीय योजना समिति के ने जनवरी 2022 में राजस्थान के पेयजल आपूर्ति सेवाओं के लिए कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर है 6,872.28 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए जल जीवन मिशन जो है हमारा, जल जीवन मिशन वो राजस्थान के 22 जिलों के 3,305 गांवों में चलाया जा रहा है और इससे 6,73,000 जो हर घर जल है, 6,73,000 जो घर हैं इससे लाभान्वित होंगे और उनमें हर घर जल को कनेक्शन जो है उनको मंजूरी दी गई है। ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे जल संसाधन मंत्री कौन है, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान सरकार ने जून 2022 में किस खनिज पदार्थ के उत्खनन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। देखिए यूरेनियम का खनन जो है वो सीकर में हो रहा है। सीकर में हमारे यूरेनियम पाया गया है और इससे हमारा जो राजस्थान के खनिज पदार्थ हैं उनकी महत्वपूर्ण जो महत्वता है बहुत हद तक बढ़ गई है, क्योंकि यूरेनियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल होता है
और यूरेनियम को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे कि परमाणु बम बनाए जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, या फिर मिसाइल वगैरह बनाई जाती हैं उनमें यूज़ किया जाता है किसको, यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम के बहुत सारे टाइप होते हैं, यूरेनियम 235, 236, उसके बारे में हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि सीकर में उसका खनन हो रहा है और इससे लगभग 3000 लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। पहले नंबर पर यूरेनियम हमारे इंडिया में झारखंड और आंध्र प्रदेश में मिलता है और उसके बाद अब राजस्थान में यूरेनियम की खोज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आम जन के लिए उपयोगी साबित होने वाली किस वेबसाइट का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट के समापन समारोह पर किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वेब माई वे, सोटो और रासमल, ये तीनों ही ऐसी वेबसाइट हैं जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा डिजी फेस्ट जो कि 20 अगस्त 2022 को हुआ था उसमें किया है। वेब माई वे की अगर हम बात करते हैं, ये सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से आयोजित जो डिजी फेस्ट था उसमें राजकीय वेबसाइट का निर्माण करने वाले सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया। सोटो का अगर हम बात करते हैं तो सोटो की क्या कार्य करता है कि ये राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन है, उसके लिए कार्य करता है सोटो। और अगर हम राजसंबल की बात करते हैं तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, राजसंबल जो है ये है ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी जो है वो डोनेशन कर सकता है, ओपन फंडिंग कर सकता है। और ये किसके लिए, रेयर डिजीजेस, जो भी ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं, जो भी ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अगर कोई अपनी इच्छा से चाहे तो इसमें दान कर सकता है, किसमें, राजसंबल के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 जून 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में डेल्थ वेलनेस, ये डेल्थ नहीं है, हेल्थ है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद। राजसमंद जिले में खमनाटे नाम से पंचायत समिति पड़ती है, किस नाम से, खमनाटे नाम से एक पंचायत समिति पड़ती है, उसमें बिल्ली के भागल गांव का नाम क्या है, बिल्ली के भागल, उसमें इसका शिलान्यास जो है वो किया गया है। और राजसमंद का पहला योग आयुर्वेदिक चिकित्सा पर आधारित हेल्थ वेलनेस सेंटर है, ये जो अभी ओपन किया है ना, ये राजसमंद का पहला योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पर आधारित वेलनेस सेंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने के लिए ऐतिहासिक पहल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 9 दिसंबर 2022 को कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा खानिया की बावड़ी, जयपुर। तो खानिया की बावड़ी जयपुर में। देखिए, ये मनरेगा की तर्ज पर शुरू किया गया, ये जो प्रोग्राम है ये मनरेगा की तर्ज पर शुरू किया गया है। पहले मनरेगा सिर्फ और सिर्फ गाँव में ही था, सिर्फ गाँव में, लेकिन अब इसको शहरों में भी लागू कर दिया गया है। और अब गाँव की तरह शहरों में भी आपको 100 दिन का जो वर्क है, 100 डेज वर्क आपको दिया जाएगा साल में। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 800 करोड़ रुपए का जो है खर्चा आएगा। ठीक है, और आपको याद रखना कि पहले सिर्फ गाँव में था और अब इसको शहरों में भी कर दिया है। और ये कहाँ से इसका लोकार्पण किया गया, शुभारंभ कहाँ से किया गया? खानिया की बावड़ी, जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कर दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कहता है, दिव्यांग जन बेरोजगारों को इस योजना के तहत 4000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, योजना में ट्रांसजेंडरों को 4500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। और ऑप्शन नंबर 4, सामान्य पुरुषों को योजना के अंतर्गत 5000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। इसमें आपको बताना सही आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली ऑप्शन जो 3 है ये सही आंसर है कि योजना में ट्रांसजेंडरों को 4500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। देखिए, इसको डिटेल में चलते हैं कि महिलाओं को 3500 रुपए नहीं, महिलाओं को भी 4500 रुपए का ही इसमें प्रावधान रखा गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कहता है, दिव्यांगजन को 4000 रुपए, जी नहीं, दिव्यांगजन को भी इसमें 4500 रुपए का ही प्रावधान रखा गया है। और पुरुषों को इसके अंतर्गत 4000 रुपए, 5000 की जगह कितने, 4000 रुपए का प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो इसलिए आपको बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ना है, जिससे कि क्वेश्चन आपको कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं तो आपका क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 अगस्त से
5 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरू। इसके बारे में, ग्रामीण जो ओलंपिक हो रहे हैं उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि इसमें 6 खेलों को शामिल जो है वो किया गया है। 6 खेलों को शामिल किया गया। इसमें 6 खेल कौन कौन से हैं? कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, हॉकी, टेनिस। कौन कौन से, वापस बताती हूँ, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, हॉकी और टेनिस। और इसका अनावरण कहाँ से किया गया? इसका आपको याद रखना है कि एसएमएस स्टेडियम से इसका अनावरण किया गया है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर से इसका अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियन में राजस्थान ने कितने पदक जीते? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 10 पदक। ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो ये 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये आपकी हुई थी चेन्नई में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत कितने प्रदेशों में विभाजित है? ठीक है, भारत कितने प्रदेश, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कि ये कितने प्रदेशों में नहीं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? 8। ठीक है, अभी जो जम्मू कश्मीर को अभी कुछ 2-3 साल पहले जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी अलग अलग बना दिया गया था। उसके बाद पहले हमारी 7 थी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद में 9 हो गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे अभी फिलहाल कितनी है? 8। वो इसलिए है क्योंकि दमन और द्वीप को दादरा नागर के साथ में मिला दिया गया है, इसलिए जो है वो 8 रह जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, इसका आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब जो वाला एरिया है, समुद्र तटीय क्षेत्र। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोआब का मतलब क्या होता है कि दो और आग। ठीक है, आग का मतलब होता है नदी। ठीक है, तो 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे हम दोआब कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखते हैं पंजाब जो हमारा स्टेट है पंजाब, तो अगर उसे आप देखते हैं तो पंच प्लस आग, तो ये इसी से मिलकर इसका नाम बना। मतलब 5 नदियों का जो समूह है या फिर 5 नदियों के बीच की जो भूमि है उसे क्या कहा है हमने? पंजाब। वापस आते हैं क्वेश्चन की, जलोढ़ मृदा के बारे में बात की गई है। जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा उपजाऊ जो हमारी एल्यूवियल ऑयल होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है और ये बहाकर लाई गई मृदा होती है। और इसमें आपके पोटाश, फॉस्फोरस, और तथा चूना, ये तीनों की तीनों सब बहुत ही एक्यूरेट मात्रा में मिले होते हैं, जो कि फसल को और मिट्टी को वाटर एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यपाल को संकटकालीन शक्तियों से रहित राष्ट्रपति किसने कहा है? राज्यपाल को संकटकालीन शक्तियों से रहित राष्ट्रपति किसने कहा है? देखिए अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति बहुत हद तक एक ही उनके फंक्शन है, एक ही तरह से उनका जो क्रियान्वयन है एक ही तरह से है, लेकिन एमपी शर्मा ने उनको संकटकालीन शक्तियों से रहित राष्ट्रपति इसलिए कहा है क्योंकि राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां होती है, लेकिन राज्यपाल के पास में आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमपी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को। देखिए राज्यसभा जो है उसको द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन। ठीक है, आपको पता है पार्लियामेंट में, संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, और एक प्रथम सदन और द्वितीय सदन। जो द्वितीय सदन है वो राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा के बारे में आप एक और बात याद रख सकते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जिससे जो भी विशेष विज्ञान के क्षेत्र से या फिर कला के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, किसी से भी वो मनोनीत कर सकते हैं। 12 मेंबर को कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे पद की शपथ राज्य सरकार के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है ये भी। ऑप्शन नंबर सी, वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है, नहीं ये हमारा
ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 ही सही है। क्योंकि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र भी किसे देता है, राष्ट्रपति को ही देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही उन्हें नियुक्त करता है और राष्ट्रपति को ही वो अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष डैश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही जो क्रम है वो क्या है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। और ये सारे शब्द कहाँ पर हमें मिलते हैं देखने को, प्रस्तावना के अंदर। प्रस्तावना जो है वो उसको संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठाकुर भार्गव दास ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, वो है 1976 में, 1976 में प्रस्तावना में जो है संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन जिसको बोलते हैं, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को बोलते हैं। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक और समाजवादी। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक निहित हैं और ये राज्य कल्याणकारी पॉलिसीज के लिए एक निर्देशन और एक गाइडलाइन जारी करती हैं कि राज्य को किस तरह से अपनी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए। तो इसमें स्मारकों की सुरक्षा की बात की, इसमें स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य देशों के साथ संबंध इसकी बात की गई है। और आर्थिक और समाजवादी की बात इसमें नहीं की गई है। आर्थिक और समाजवादी की बात कहाँ की गई है, ये बात हमारे की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जिसकी बात की गई है प्रस्तावना में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन और सेक्युलर, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न और धर्मनिरपेक्ष, ऐसे उत्तरों का चयन कीजिए जो जिनका संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम देता हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आता है हमारा धर्मनिरपेक्ष, फिर आता है लोकतंत्रात्मक, फिर आता है हमारा सबसे पहले आता है हमारा प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है हमारा सोशलिस्ट, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष और फिर आता है हमारा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। 1952 में हमारे देश की पहली सरकार जो है बन के आई थी और पहले मुख्यमंत्री भी इसमें, पहले प्रधानमंत्री इसमें चुने गए थे। नए राज्य की गठन की क्षमता किस में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में। नए राज्य की गठन करना, 2 राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना या फिर 2 राज्यों के कुछ हिस्सों को लेकर कोई नए तीसरे राज्य की स्थापना करनी है, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में आती हैं? संसद, पार्लियामेंट के कंट्रोल में आती हैं। और इसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 3 जो है वो इससे डील करता है, नए राज्य की स्थापना के बारे में आर्टिकल 3 में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा गया है भारत सरकार का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 76 इनसे डील करता है। आर्टिकल 76 डील करता है भारत के महान्यायवादी से और ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और ये प्राइमरी मतलब सर्वोच्च लॉयर होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और किसी एक राज्य का या किसी एक व्यक्ति का कोई भी केस होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है तो उसको भारत के महान्यायवादी के द्वारा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विधायिका, ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर सी
प्रसार माध्यम और ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका। तो देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों ही सरकार के अंग है, लेकिन प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विधायिका क्या होती है कि विधायिका जो हमारे नियम बनाती है, ठीक है, विधायिका होती है जो नियम बनाती है कि आपको क्या क्या जो बिल पास करती है, ये सारी चीजें कौन करता है, विधायिका। कार्यपालिका कौन करता है, कार्यपालिका का क्या काम होता है, कार्यपालिका का काम ये होता है कि उसको जो नियम बनाए गए हैं विधायिका की तरह उनको लागू करना है, ठीक है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है कि जो नियम बनाए गए और जिनको लागू किया गया क्या उनको सही ढंग से लागू किया गया है या नहीं, इस बात की जांच करना किसका कार्य होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किसके अंतर्गत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिए पंचायतों से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन हुआ है, जिसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। ये 1992 में हुआ था और इसका क्रियान्वयन जो हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 से इसका क्रियान्वयन चालू हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 11th शेड्यूल को जोड़ा गया था। और इसी तरह से 74 जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो भी 92 में हुआ था और उसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उसको म्यूनिसिपैलिटी जो शहरी निकाय है उनके लिए किया गया था। 73rd किसके लिए था, पंचायत के लिए, और 74 किसके लिए था, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संसदीय शब्दावली में बंद का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहस पर ठहराव। जैसे कि संसद में कोई किसी टॉपिक पर बहस चल रही है और अध्यक्ष के द्वारा उनको या फिर किसी के द्वारा उसको बंद कर दिया गया है, मतलब कि उस बहस को वहीं की वहीं ठहरा दिया गया है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बंद। इसे संसद की भाषा में क्या कहा जाता है, बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो। मार्को पोलो इंडिया कब आए थे, ये इंडिया आए थे, आपको याद रखना है 1292 में, 1292 ईस्वी में भारत में आए थे। तो और उन्होंने क्या किया, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की काफी इन्होंने अपने जो लिखे हैं उनमें अपनी काफी उनको एलोबरेट किया है और उनकी समृद्धि शक्तियों का काफी अपने वहां पर मंचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। लोथल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसकी खोज करी गई थी 1954 में। गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ढोलका तालुक जो एक जगह है वहां पर ये स्थित है, क्या, लोथल। कहाँ पर है, गुजरात में। कब खोज की गई थी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हाँ अच्छा, अगर आपसे पूछे चंद्रगुप्त सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, तो वो पुष्यगुप्ता ने बनवाया था, लेकिन किसके शासन काल में, मतलब कि किसके आदेश के द्वारा बनवाया गया था, तो वो बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुदर्शन लेक जो सुदर्शन झील है वो गुजरात में है और बाकी गुजरात के जूनागढ़ में है, ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलता है, राजस्थान राज्य के हरियाणा राज्य से लगने वाले जिलों में से नहीं है हनुमानगढ़, सीकर, चूरू और नागौर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर। नागौर जो है वो हरियाणा से नहीं लगता है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है वो सीमा बनाते हैं, तो ऐसे 7 जिले हैं। कौन कौन से ऐसे 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इनमें से मैक्सिमम जो है वो हनुमानगढ़ के सबसे ज्यादा सीमा हनुमानगढ़ की लगती है हरियाणा के साथ में, और सबसे कम सीमा लगती है जयपुर की। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नबर्ट के अनुसार उदयपुर जिला निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CAW के अंतर्गत हमारा जो है वो उदयपुर जिला आता है। देखिए थॉर्नबर्ट ने जो जलवायु रासायनिक जलवायु उसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है, चारों के चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। CAW जिसमें उदयपुर आता है, इसमें और कौन कौन सी जगह आती है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, कोटा, झालावाड़, ये सब आते हैं CAW में। DAW की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, पाली, बूंदी, अजमेर, सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, झुंझुनू, सीकर, ये वाला पूरा एरिया किस में आता है आपका DAW, ठीक है।
DBW की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है। EAW, ये F नहीं ये E है, EAW में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये तीनों के तीनों क्षेत्र आते हैं EAW में, तो आपको याद रखना। उदयपुर किस में आता है, ऑप्शन नंबर A CAW। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 1989 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 1989 में इसका शिलान्यास जो है वो किया गया था। ठीक है। इस बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो देखिए, इसका 5 अक्टूबर 1989 में इसका शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु अपर्दन राज्य के किन किन जिलों में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर और जोधपुर। देखिए, वायु अपर्दन क्या होता है, कौन से एरियाज में होता है? जहाँ की भूमि समतल होती है। वायु अपर्दन उन एरियाज में होता है जहाँ की भूमि समतल होती है और शुष्क और रेतीली और ऐसी मृदा होती है जहाँ पर, और इसका और एक फीचर क्या है कि वहाँ पर वर्षा की कमी होती है। ठीक है, वर्षा की कमी होती है और जो हवा की गति है वो काफी तेज होती है। तो ये सारे फीचर्स हमारे किसके हैं? रेगिस्तान के फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो हमारे रेगिस्तान कहाँ है? इनमें से बाड़मेर और जोधपुर में रेगिस्तान है, तो इसलिए वायु अपर्दन राज्य के कौन से जिलों में होता है? बाड़मेर और जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 282.03 वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। लेकिन 1973 में 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर चला था, उसके अंतर्गत इसको एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था और 1 नवंबर 1980 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरसिंहसर, कपूरड़ी और मेड़ता। ये राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये हैं। कोयले की अगर हम बात करते हैं तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इनमें सबसे बेस्ट जो टाइप का कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। ये क्या होता है कि जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर वर्षा की कमी होती है वहां पर इस जो विधि है इसको अपनाया जाता है कि इसको पानी को जो है वो वर्षा का जो पानी है उसको संरक्षित कर लिया जाता है और उसको आने वाले समय में उसको अपने अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है, क्योंकि पानी की तो कमी रहती है इस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणगंगा। बाणगंगा जो है वो रुंडित सरिता कहलाती है क्योंकि इसकी एक बात आपको याद रखनी है कि बाणगंगा की कोई भी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बाणगंगा की कोई भी सहायक नदी नहीं है, लेकिन बाणगंगा किसकी सहायक नदी ये आपको याद रखना है। तो बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? वो है गंभीरी नदी की। बाणगंगा गंभीरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जयपुर के बैराट से स्टार्ट होती है और ये लगभग 250 किलोमीटर के एरिया में बहती है और राजस्थान प्लस यूपी के क्षेत्र को ये कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भटिंडा। भटिंडा जो है वो प्रत्यक्षतः राजस्थान को नहीं छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो संगमरमर है वो राजस्थान में कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है नागौर। ठीक है, लेकिन अभी हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है राजसमंद। राजसमंद के बारे में अगर बात करते हैं तो राजसमंद झील है उसके लिए फेमस है, जिसको 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके द्वारा राणा राज सिंह जो मेवाड़ के शासक थे
राणा राज सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, राजस्थान सौर ऊर्जा के संबंध में कथनों को पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो, सबसे पहले हमको कथन पढ़ना है, फिर कथन 1 पढ़ना है, फिर कथन 2 पढ़ना है। फर्स्ट क्या कहता है सेंटेंस हमारा, मैरकॉम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक और सौर परियोजनाएं निर्माणाधीन है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 82.5 गीगावाट है, जिसमें नवीनकरणीय ऊर्जा का योगदान 60%, तापीय ऊर्जा का 38% तथा शेष 2% परमाणु ऊर्जा का योगदान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क, तो वो हमारे राजस्थान में ही उपस्थित है, जो है भड़ला सोलर पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भड़ला सोलर पार्क। ये कहाँ पर स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजरी कहाँ पर स्थित है, काजरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में। काजरी की फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान। इसकी स्थापना करी गई थी 1959 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह कौन सी जगह है, मतलब कि भोराट का पठार किन किन के बीच में स्थित है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार जो है वो स्थित है। भोराट के पठार को भूमठ या भूमठ का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह से एक होता है लसाड़िया पठार, जिसको भी आप याद रख सकते हो कि जो उदयपुर में जैसलमेर से आगे कटे फटा जो भूभाग होता है उसको कहा जाता है लसाड़िया का पठार। और आप एक और चीज याद रख सकते हो कि 56 का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, 56 का मैदान ये कहाँ पर है, ये हमारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो भूभाग है और उसको कहा जाता है 56 का मैदान। ये किसके द्वारा बनाया गया 56 का मैदान, ये बनाया गया माही नदी के द्वारा और ये 56 गांवों का समूह है। ठीक है, इसलिए इसको 56 का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भील सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेरवाड़ा। भील सेना का मुख्यालय खेरवाड़ा में स्थित था। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हम मानते हैं वो कौन सी डेट से मानते हैं, ये आपको याद रखना है, 28 मई 1857 को। यहाँ पर इस वक्त सबसे पहले कहाँ पर विद्रोह हुआ था, नसीराबाद छावनी में। सबसे पहले कहाँ पर विद्रोह हुआ था, नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था और उसके बाद ही जो है विद्रोह बढ़ता गया था। ठीक है, और एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट चीज आपको बता देती हूँ 1857 की क्रांति के बारे में, राजस्थान के 1857 की क्रांति के बारे में, कि उस समय राजस्थान का जो एजीजी ठीक है वो कौन थे, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खुदाई किसके निर्देशन में की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में गणेश्वर सभ्यता की खुदाई की गई। और गणेश्वर सभ्यता जो है वो कहाँ पर स्थित है, गणेश्वर सभ्यता आपके सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पर, सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में एक जगह पड़ती है नीम का थाना, वहां पर स्थित है। और जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे पाई गई है, कांतली नदी के किनारे पाई गई है। ठीक है, और इसका उत्खनन जो कार्य है वो 1977 से लेके 1979 तक चला था और इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी कर्णावती, जिनको रानी कर्मावती भी कहा जाता है। ये राणा सांगा की पत्नी थी और महाराणा प्रताप की दादी थी। ठीक है, इन्होंने बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो हुमायूं को चिट्ठी भेजी थी और उसमें राखी रख के भेजी थी कि मैं आपको एक बहन के नाते हेल्प मांग रही हूँ। हालांकि उस वक्त हुमायूं किसी और युद्ध में बिजी था और वो टाइम पर उसकी हेल्प, रानी जी की हेल्प के लिए नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से 8 मार्च 1565
35 को उनके द्वारा और बाकी रानियों के द्वारा जौहर जो है वो कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात एवं मालवा के नरेशों का सम्मेलन हुआ था। उसे किसने बुलाया था? तो उसे बुलाया था मेवाड़ की महाराणा। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ के महाराणा। और मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था? मेवाड़ के महाराणा का नाम था भूपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। और महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। और इनके बचपन का नाम था, वो भी कई बार पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम था कीका। ठीक है, और महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने जीवन पर्यंत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। इनकी मृत्यु हुई थी इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 में। 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चावड़ में मृत्यु कहाँ हुई थी? चावड़ में। जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। और इनका ऐतिहासिक युद्ध जो आप सबको पता ही है, हल्दी घाटी, ग्रेट बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वो हुआ था 18 जून 1576। चलिए, इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? माउंट आबू के जो राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो वो रहा है गोकुल भाई भट्ट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। ठीक है, और इनको 1971 में केंद्र सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया है। और इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ये आपको इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, 1939 में इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल राज प्रशस्ति की स्थापना किसने करी? मूल राज प्रशस्ति की स्थापना किसने करी? ऑप्शन नंबर ए, शंभू रायमुनि के द्वारा मूल राज प्रशस्ति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राजस्थानादित्य नाम किस अभिलेख में उल्लेखित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख। बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख जो है, ये इसको माना गया है करीब 682 ईस्वी का ये शिलालेख है। और इसमें राजा वर्मताल के बारे में जानकारी मिलती है। और इन्हें अर्बुद देश का स्वामी इसमें बताया गया है, इसमें बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान के खजुराहो को, तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू के मंदिर को। ठीक है, किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो और जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का तीर्थ कहलाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का तीर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पीर फखरुद्दीन की दरगाह जो है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का तीर्थ कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इनकी दरगाह जो है वो है चीतरी डूंगरपुर में। कहाँ पर है? चीतरी डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवारी जान के दूसरे दिन दोपहर बाद वधु का घोड़ी पर बैठकर वर के घर पर जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छिक्की कहलाता है। ये जो प्रथा है इसको छिक्की कहा जाता है। और मुकलावा की बात करते हैं, मुकलावा क्या होता है? जैसे छोटी उम्र में जब शादी हो जाती है तो लड़कियों को बड़े होने उनकी उम्र में परिपक्व होने के बाद ससुराल भेजा जाता है, उसे कहा जाता है मुकलावा। ठीक है, और रंगबारी की अगर हम बात करें, जो गाँव में घरों में जो प्राकृतिक रंगों से जो मांडने बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है रंगबारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आदिवासी महिलाओं की तंग धोती या मराठी धोती को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे कहा जाता है कछाबू। ये भील जाति की जो है वो महिलाएं पहनती हैं। और भील जाति की अगर हम बात करते हैं, भील जाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सेकेंड लार्जेस्ट जो ट्राइब है वो कौन है? भील। पहली सर्वाधिक जनजाति कौन सी है राजस्थान की? तो वो है फर्स्ट है मीणा जनजाति, सबसे ज्यादा
ठीक है, ओके। और भील जनजाति सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलती है? भील जनजाति सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। और मीणा जाति कहाँ देखने को मिलती है? तो जयपुर के आसपास के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको मिलान करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्याण। कल्याण जी का स्थान कौन सा है? कल्याण जी का स्थान है डिग्गी। नेक्स्ट ऑप्शन, कपिल मुनि का स्थान कहाँ है? कपिल मुनि जी का स्थान है कोलायत। श्री महावीर जी का स्थान है सवाई माधोपुर। और करणी माता के स्थान आप सबको पता ही है देशनोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के दाने पर चित्रण किसने किया? चावल के दाने पर चित्रण किया है हीरालाल सोनी जी के द्वारा। हीरालाल सोनी जी हैं, इनको विदेशों से भी बहुत ही बड़ी मात्रा में सम्मान प्राप्त मिला है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढप्पाली ख्याल का सर्वाधिक प्रचलन किस जिले में पाया जाता है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर जिले में ढप्पाली ख्याल का जो है सर्वाधिक प्रचलन पाया जाता है। ख्याल जो है वो हमारे एक नाट्य कला का एक हिस्सा है। इसी तरह कुचामनी ख्याल होते हैं जिसके प्रवर्तक लच्छीराम थे। कुचामनी ख्याल जो है उसको वो ओपेरा शैली पर आधारित है, ये आप याद रख सकते हैं। इस तरह से और शेखावटी ख्याल होता है इसको, जिसके प्रवर्तक नानूराम हैं। और एक और बहुत फेमस ख्याल है, क्या नाम है उसका, तुर्रा कलंगी ख्याल। यस, तुर्रा कलंगी ख्याल, इसके प्रवर्तक हैं तुकनगरी, ठीक है, जिसके प्रवर्तक हैं तुकनगरी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ओके पहले सारे ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद यंत्र हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, ढोलक नौबत नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, फूक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत आपका ऑप्शन है। इन सारे ये जो है इनको वाद्य यंत्र इनको मांगलिक कार्यों पर बजाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ स्थित है? दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में स्थित है ये, ठीक है। विद्याधर बाग जो है इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। और इसको किसकी मेमोरी में बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था जो विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिन्होंने जयपुर का आर्किटेक्चर डिजाइन किया था, उनकी मेमोरी में इस विद्याधर बाग को 1988 में बनाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1, लौंग बिल्कुल नाक में पहना जाता है। नथ, ये भी नाक में पहनी जाती है। चोप, ये भी नाक में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, मांदलिया। मांदलिया नाक में नहीं पहनी जाती, मांदलिया कहाँ पहनी जाती है? मांदलिया गले में पहनी जाती है। मांदलिया कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? ठीक है, यहाँ पर समदड़ी जो बाड़मेर है, यहाँ पर किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? ऑप्शन नंबर डी, संत पीपा जी का। संत पीपा जी जो है उनको दर्जी समुदाय के आराध्य माना जाता है। और इनका गागरोन और मसूदिया जोधपुर में भी इनका मेला जो है वो भरता है। इनके बारे में और अगर हम बात करें, इन्होंने चितावनी जोग नामक ग्रंथ की जो है रचना करी थी। किसकी? चितावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था 29 फरवरी 1952 को, बिल्कुल सही। और सदस्य संख्या थी 160, ये भी बिल्कुल सही। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, बिल्कुल सही। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी लाल सिंह शक्तावत ने, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था नरोत्तम जोशी। उनका नाम था नरोत्तम जोशी, ठीक है। और जो ये आपके लाल सिंह शेखावत थे, ये उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे किसके? राजस्थान के प्रथम विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के घटते हुए समय के अनुसार उनका सही क्रम कौन सा, ये हमें देखना है। तो उसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल सुखाड़िया।
मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो 17 वर्ष तक राजस्थान के जो सीएम है वो रहे हैं। कब से कब तक? 1954 से लेके 1971 तक। तो अब तक इनका रिकॉर्ड है 17 साल तक रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। राज्य, ये अभी हमने डिस्कस किया, राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है। और राज्य की प्रथम विधानसभा जो है वो 1952 से लेकर 1957 तक चली थी और इसमें 160 सीट थी। और अगर हम बात करें अभी करंटली तो हमारी विधानसभा में 200 सीट है और अभी प्रेजेंटली विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वह सीपी जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का गठन होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा होता है? उन लोगों के द्वारा होता है जो कि गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य हैं, उनके द्वारा ही जो ग्राम सभा का गठन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सुशीला बंगारू। और राजस्थान की अनुसूचित जाति की प्रथम महिला है जो लोकसभा की सदस्य हैं। और ये कहाँ से है? ये है जालौर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता कब लागू हुआ? पंचशील समझौता कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझौते के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भारत और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता किया गया था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को आगे कंटिन्यू करने के लिए 5 सिद्धांत लागू किए गए थे जिन्हें पंचशील सिद्धांत कहा गया था। कब किया गया था? 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटकोई श्रेणियां। इसका विस्तार आपको कहाँ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटकोई श्रेणियां की जो पर्वत श्रेणी है इनका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड एरिया में इनका आपको विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला में। वेम्बनाड झील केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में पूरे वर्ल्ड की 12.7% जनसंख्या जो है इस्लामिक जनसंख्या वो अकेले इंडोनेशिया में है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड की 11.1% जनसंख्या इस्लामिक जनसंख्या पाकिस्तान में है। और इंडिया में पूरे विश्व की 10.9% इस्लामिक जनसंख्या इंडिया में आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ऑप्शन नंबर सी, टेथिस सागर। ये पूरी इसके बारे में थ्योरी है कि पहले जहाँ पर अभी हिमालय है वहां पर टेथिस सागर था और वो ऐसे फोल्ड होता गया, मतलब ऐसे पूरा टेथिस सागर था। और जो आंतरिक गतिविधियां थी पृथ्वी की उनके कारण एक पर एक ऐसे परत जो है वो चढ़ती गई और उससे क्या हो गया? हिमालय का जो है निर्माण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अटलांटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -93.2 डिग्री सेल्सियस। आप अंदाजा लगा सकते हैं -93.2 डिग्री सेल्सियस में कितनी ठंड पड़ती होगी उस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस महासागर से सरगासो संबंधित है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक। सरगासो क्या है? सरगासो सागर है। सरगासो सागर क्या है? ये इसकी एक खास बात क्या है, जैसे ये सरगासो सी है,
ये किसी भी देश के साथ की जो बाउंड्री है उसको टच नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर जीनस सरसुगम की शैवाल बड़ी मात्रा में पाई जाती है, जीनस सरसुगम की शैवाल पाई जाती है, और इसीलिए इस जो एरिया है इसका नाम क्या रखा गया है, सरगासो सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग ऑफ फायर किस पेटी को कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? परिप्रशांत मेखला को। रिंग ऑफ फायर क्या है कि ये एक ऐसा एरिया है प्रशांत महासागर के, एक ऐसा एरिया है जो लगभग 40,000 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, और ये वॉल्केनिक इरप्शन वाला एरिया है। मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो वहाँ पर होते हैं। और एक और ख़ास बात कि ये घोड़े की शेप की आकृति का है, घोड़े की आकृति की जो बेल्ट है ये है, और पूरे वर्ल्ड के 2/3 जो ज्वालामुखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी बैंक्स को रेगुलेट करता है, और जो मुद्रा आपूर्ति है उसका काम भी हमारा आरबीआई ही करता है। आरबीआई के बारे में अगर हम और बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके अभी फिलहाल जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? श्रीकांत दास। उनका नाम क्या है? श्रीकांत दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा होता है? तो केंद्र सरकार का जो चालू खाता होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंस जो किया जाता है वो किया जाता है सामाजिक सेवाओं पर। ठीक है, इतनी सारी पॉलिसीज आती हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, तो उन पॉलिसीज पर जो खर्च किया जाता है उनको सामाजिक सेवाओं पर व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आरंभ की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999। और 1999 और 2000 में इसका ये जो नीति है ये लागू करी गई थी। और ये किस लिए लागू की गई थी कि देखिए कृषि है, कृषि का पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होती है। कोई अंदाजा नहीं होता कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो और कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है। जो कृषि पर पूर्णतः निर्भर होते हैं उनके लिए, तो कृषि उत्पादन में जो जोखिम होते हैं उनका ध्यान रखते हुए कृषि बीमा जो योजना वो लागू की गई थी कि आपकी फसल का बीमा करवा दिया जाएगा। किन्हीं कारणों से यदि फसल खराब हो जाती है तो आपको बीमे की राशि से कंपनसेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार, मतलब भारत की मोनोपोली कौन से क्षेत्र में है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अभ्रक में हमारे इंडिया की का एकाधिकार है। अभ्रक एक खनिज पदार्थ है जो ताप और विद्युत का कुचालक होता है। जो क्या होता है? ताप और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इससे मोस्टली इलेक्ट्रिक गैजेट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक गैजेट बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि रेडियो, ठीक है, एयरप्लेन में इसको काम लिया जाता है, टेलीफोन वगैरह, इन सब में अभ्रक का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है, मतलब कि प्राइस कंट्रोल किसकी एक विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होती है कि उत्पत्ति के जो जितने भी साधन होते हैं उन पर निजी व्यक्तियों का हक तथा नियंत्रण होता है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्शन है, उसकी जो चीजें हैं, उसका पूर्णतः कंट्रोल किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा। उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और हमारे इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों का जो रूप है हमें देखने को मिलता है। और समाजवादी क्या होती है? जिसमें सोसाइटी के लिए और सोशल कॉज के लिए जो है सरकार जो है नीतियां बनाती है। तो हमारे इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिक्स अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में प्रदर्शित होता है, ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोनबेक। देखिए इनका क्या कहना था, यदि आपने कोई चीज सीखी है, ठीक है, और आपने इसकी प्रैक्टिस करी है, तो उसके प्रैक्टिस के फलस्वरूप ही वो आपके व्यवहार में प्रदर्शित होगी। जैसे कि कोई मैथ्स टीचर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई मैथ्स टीचर है, वो काफ़ी अच्छे मैथ्स पढ़ाते हैं और वो बहुत टाइम से कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, तो जो उनकी कैलकुलेशन करने की स्पीड है बहुत ज़्यादा
तेज हो जाती है, नॉर्मल लोगों से काफी तेज हो जाती है। वो किस वजह से हो जाती है? क्योंकि सीखा उन्होंने, फिर उसका अनुभव किया और अब वो उनके व्यवहार में आ गई। ये किसकी द्वारा कहा गया? क्रोनबेक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, व्यक्तित्व की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा। देखिए, गत्यात्मक समायोजन व्यक्तित्व की विशेषता होती है, वातावरण के साथ व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को चेंज कर लेता है, ये भी बिल्कुल विशेषता होती है। सामाजिकता, ये भी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। लेकिन जो अभिप्रेरणा होती है वो एक लक्ष्य आधारित व्यवहार का उपार्जन होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर गोल के लिए अभिप्रेरित करता है इंसान अपने आप को, और उसके गोल को प्राप्त होने के बाद में वो जो गुण है वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसको व्यक्तित्व की विशेषता नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा। देखिए, प्रेरणा क्या होता है? वही अभिप्रेरणा, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन से क्या होगा कि जो छात्र हैं उनको अपने कार्य करने में इंटरेस्ट जनरेट होगा, अगर उनकी रुचि उत्पन्न होगी तो कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम क्या है? व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लर्निंग क्या है? देखिए, आपने किसी चीज को करके सीखा, ठीक है, और वो आपके बिहेवियर में आ गया, आपके व्यवहार में आ गया, आपने प्रैक्टिस करी, वो सीखा, तो वो सब किसके पार्ट है? सब के सब किसके पार्ट है? अधिगम के पार्ट है, मतलब लर्निंग के पार्ट में, तो इन सबको हम अधिगम की श्रेणी में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। ऑप्शन नंबर बी, याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन नंबर डी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है, तो एक्टिवनेस अगर आपको जांचनी है तो उसके लिए आपको जांच पड़ताल करनी होगी, प्रश्न पूछने होंगे, और वाद विवाद जो डिबेट कंपटीशन होते हैं उससे आपको पता चलता है कि बच्चों में कितनी एक्टिवनेस है, बच्चे कितनी तीव्रता के साथ चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इसमें आपको ये ऑप्शन बी गलत दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसे हम किशोरावस्था यानी कि टीनेज कहते हैं। इसमें आपके शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तेजी से होते हैं, और यही वो एज होती है जिसमें हमारी बुद्धि का विकास सबसे तीव्र गति पर होता है, क्योंकि हम अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके कंसर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, देखिए, साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपको सारे ही उत्तर सही लगते हैं कि यार ये भी सही, ये भी सही, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट, मैंने पहले भी आपको बोला है, आपको क्या देखना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, ज्यादा सूटेबल कौन सा आपका उत्तर है वो आपको देखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अगर हम रख रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अगर हम रख रहे हैं, तो उसमें बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को हमें महत्व देना है कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनके मन में सवाल है, और कितना वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कितना वो अपने आप को आगे ला पा रहे हैं, और किस तरह से अपने आप को क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक जो एज होती है वो कौन सी होती है? 7 से 11 वर्ष की जो एज होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चा वस्तुओं को समूहों को वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब बच्चे को इस एज में बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये एक ग्रुप की वस्तुएं हैं, ये दूसरे ग्रुप की वस्तुएं हैं, इनको हमें अलग पार्ट में डिवाइड कैसे करना है, इनको हमें अलग पार्ट में डिवाइड कैसे करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल संक्रियात्मक बच्चा, जिसमें क्या होता है? संधारण एवं वर्गीकरण के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होता है? ठीक है, कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा
में सहायता देना। ठीक है, स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? स्वायत्तता मतलब बच्चा अपना स्वयं का फैसले लेने का अधिकार बच्चे को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान देना है। इससे क्या होगी, अधिगम हेतु बहुत ही सहायक टूल है कि अगर बच्चा अपना डिसीजन खुद लेगा, उसे पता होगा कि वो अपने क्या डिसीजन ले रहा है, अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने सिलेबस में कौन से टॉपिक को करने में ज्यादा सहज है, किसको वो पहले करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है। अगर ये डिसीजन उसे दे दिया जाए तो बहुत अच्छे से चीजों को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोग्रस्ती बाध्यता एक विकृति है किस प्रकार की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक चिंता विकृति, एक ये क्या है? एक एंजाइटी का डिसऑर्डर है। ये जो मनोग्रस्ती बाध्यता, इसका अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको कहते हैं इंग्लिश में OCD। ठीक है, इसका फेमस नाम OCD है, मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक तरह का चिंता विकार होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही चीज को बार बार एक ही चीज को व्यक्ति बार बार जांच करता है कि यार पता नहीं वो सही हुआ है नहीं हुआ है। मतलब कि जैसे कि किसी ने गाड़ी लॉक करी, ठीक है, उसका बार बार चेक करना उसको कि यार गाड़ी लॉक हुई है नहीं हुई है, ये सब OCD के लक्षण है। या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं बार बार हाथ धोते रहते हैं, तो ये सब भी OCD के लक्षण है, एक प्रकार का चिंता विकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के प्रासंगिक बोध प्रशिक्षण में कुल 30 कार्ड हैं, जिसमें क्या है? जिसमें ऑप्शन नंबर सी 10 महिलाओं के लिए है, 10 पुरुषों के लिए एवं 10 दोनों के लिए। ठीक है, प्रासंगिक बोध परीक्षण क्या होता है? इसको हम बोलते हैं TAT। ठीक है, इसमें 30 कार्ड आते हैं, इसमें इसमें आपके 30 कार्ड आते हैं। ठीक है, 10 मेल के लिए, 10 फीमेल के और 10 दोनों के कॉमन के लिए। इन पर क्या है, कार्ड के बेसिस पर आपको अपनी स्टोरी बनानी पड़ती है। इसी सारी चीजें थेमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट का पार्ट होती है, मतलब कि प्रासंगिक बोध परीक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा कक्ष में शिक्षक के परम मित्र किसे कहा गया है? तो शिक्षक का परम मित्र कहा गया है ऑप्शन नंबर सी श्यामपट्ट को, ब्लैक बोर्ड को। ब्लैक बोर्ड के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि ब्लैक कलर इज सेंटिमेंटली बैड बट इट मेक्स स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइट। मतलब कि ब्लैक बोर्ड का कलर भले ही काला होता है, जिसे हम सही कलर नहीं मानते या फिर उसे बुरा कलर मानते हैं, लेकिन ये वही कलर होता है जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल और ब्राइट बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वे क्या करें? ऑप्शन नंबर ए, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाठ स्टार्ट करने से पहले ही हम कैसे बता सकते हैं कि पाठ को पढ़ के उनको क्या सीखने वाले हैं? ऑप्शन नंबर बी, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। ओके, नेक्स्ट, पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं। जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। जी नहीं। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। कोई भी जब भी आप क्लास में जाते हो, कोई भी नया चैप्टर आपके सामने आता है, तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर को ना पढ़ के उस चैप्टर की बेसिक जो है आपको बताना चाहिए। उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए बच्चों से, उन्हें इसके बारे में क्या पता है, वो इसके बारे में क्या जानते हैं। एक आपको बेस तैयार करना चाहिए कि आप क्या आगे पढ़ाने वाले हो। फिर ये जो बाकी के पॉइंट्स है, ये चैप्टर के बाद के पॉइंट्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। इसमें आपको क्या भरना है, इसको फिल करना है। इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के प्रदर्शन लक्ष्य के। मतलब कि सीखना जरूरी है, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। एक शिक्षक को बच्चों को सीखने पर जोर देना चाहिए, ना बजाय कि उनको क्या दिखाना है। उनको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि कितने मार्क्स आए, कितने ग्रेड्स है, उन्होंने कितना सीखा है, इस बात पर हमें बल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? इसका शिक्षक की भूमिका इस समय किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ठीक है, उन शिक्षक का उद्देश्य होता है सभी बच्चों के साथ में उनको हेल्प करना और उनके जो ग्रुप उन्होंने डिवाइड किए उनकी निगरानी रखना कि कौन सा ग्रुप किस टास्क को दिए हुए प्रोजेक्ट को किस तरह से कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालों की विशेषता नहीं है? पिछड़े हुए बालों की विशेषता नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, वे अपनी प्रकृति प्रदत्त योजनाओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शन करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य विद्यालय कार्यों के साथ वे गति नहीं रख पाते। जी। ऑप्शन नंबर सी, वे
अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कम बुद्धि रखते हैं। ठीक है, देखिए कम बुद्धि रखना, किसी बच्चे कोई बच्चा यदि पिछड़ा हुआ बालक है तो हम उसके लिए ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे की कम बुद्धि है। जी नहीं, बहुत सारे ऐसे बैक बेंचर या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं लेकिन बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, फिर उनकी बुद्धि किसी और क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम करती है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पिछड़े हुए बालकों की बुद्धि कम होती है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरक। अभिप्रेरक मतलब मोटिवेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने सोचा कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्यों करना है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें उस कार्य को करते हैं, तो वो उसे इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस सकारात्मक अवस्था की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेगी गामक अवस्था। संवेगी गामक अवस्था कौन सी अवस्था होती है, इसमें 0 से 2 साल की, मतलब इसमें अगर आपने बच्चे के सामने से किसी खिलौने को हटा लिया है तो वो उसका एग्जिस्टेंस भूल जाएगा, वो भूल जाएगी कि ऐसा कुछ खिलौना एग्जिस्ट करता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की सबसे अच्छी नीति कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ज्ञात से अज्ञात की और, मतलब कि इसे वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। ज्ञात से अज्ञात की और मतलब सरल से जटिल की ओर की जो विधि होती है, इसे वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये था आपका पूरा 100 क्वेश्चंस का सेट जो हमने कवर किया है, और आई होप इसमें आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। कहीं पर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, हम आपको उसको क्लैरिफाई कर देंगे। जल्दी ही मिलेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 3rd के साथ में, उसके 100 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक बने रहिए चैनल पर। जय हिंद।